हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में ही। तो अभी तक हम लोग क्लास 11th में क्या पढ़ रहे थे? फंडामेंटल फोर्स चार टाइप के होते हैं, ये आपको बताया गया था। चारों टाइप आपको बताए गए थे। चार टाइप में दो टाइप हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे। पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आज हम लोग एक थर्ड टाइप चल रहे हैं पढ़ने के लिए। तो थर्ड टाइप ये है, थर्ड टाइप का है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आज हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की चर्चा करेंगे। अभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की चर्चा हम थोड़ी सी देर में आएंगे। थोड़ा सा अभी आप इसको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। इसमें थोड़ा सा अभी हमको कुछ बात वैसे जाननी है इंफॉर्मेशन के रूप में। तो अभी हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की चर्चा नहीं कर रहे हैं। कुछ बात पहले आप समझ लीजिए। आपको एक बात पता है क्या कि कोई जो एटम होता है, ये आपको पता है एटम किससे किससे मिलकर बनता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। आज आप अपनी एक और इंफॉर्मेशन यहां ऐड कर लीजिए। क्या? जो इलेक्ट्रॉन है अब इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को, लेकिन प्रोटॉन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और न्यूट्रॉन को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं डिवाइड कर सकते। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब बात यह आती है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड करते हैं तब क्या मिलता है? तो इसका आंसर ये है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम ब्रेक करते हैं तो हमें क्वार्क का पार्टिकल मिलता है। क्या मिलता है? क्वार्क। ये बात आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन है जिसको आप जानते रहिए। प्रोटॉन को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेंगे? क्वार्क्स। न्यूट्रॉन को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? क्वार्क्स। कहने का मतलब, प्रोटॉन को अगर आपने ब्रेक किया तो आपको क्या मिलने वाला है? क्वार्क्स। वैसे ही जब आपने न्यूट्रॉन को ब्रेक किया तब भी आपको क्या मिलेगा? आंसर है क्वार्क्स। मतलब क्वार्क से मिलकर के प्रोटॉन बनता है। इसका यह भी मतलब हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। एलिमेंट्री पार्टिकल कहते किसको है? एलिमेंट्री पार्टिकल वो पार्टिकल है जो आगे ना टूटे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है ये एलिमेंट्री पार्टिकल है क्योंकि ये अब आगे ब्रेक नहीं हो सकता। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, ये आगे टूट जाते हैं और जो टूटेंगे उनका नाम होता है क्वार्क्स। ये इंफॉर्मेशन आज आप अपनी ऐड करिए। अच्छा, अब वैसे ही ये इंफॉर्मेशन आप ऐड करिए, जो क्वार्क्स होते हैं, मतलब क्वार्क आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आइए इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा हम लोग और स्पेसिफाई करते हैं। पहले आप इस बात को थोड़ी सी समझेंगे। ये सब वैसे ही आप बेसिक है, इसको आप ऐसे लिखते रहिएगा। फिर जैसे हम फाइनली आपको एक जो हम पढ़ाए हैं उसको हम एक बार लिख देंगे बोर्ड पर, तो आपका एक बार ऐसे ही नोट्स बनता हुआ भी चला जाएगा। अच्छा, तो हम अपनी बात को फिर से यहाँ चलते हैं। तो हमें एक बात ये पता चली कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। एलिमेंट्री पार्टिकल इसका क्या है? क्वार्क। अच्छा, अब फिर से सुनिए। जो क्वार्क्स होता है ना, ये 6 टाइप्स के होते हैं। ये सब भी आपका वैसे भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन वैसे भी आप जानते रहिए। क्वार्क 6 टाइप्स के होते हैं। अच्छा, जिसमें से
जो 3 होता है, टोटल 3 टाइप के होते हैं, जिसमें 3 होता है वो अनस्टेबल होता है और जल्दी वो रह नहीं पाता है, बनता है फिर बेकार हो जाता है। लेकिन जो एक और 3 है उसी का सारा खेल है, जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का निर्माण करता है। तो हम इनके बारे में बहुत कुछ बात नहीं करेंगे, हम ये 3 टाइप का लेते हैं। तो 3 टाइप में इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जो ये बचा हुआ है, ये जो स्टेबल है, इसको हम बोलते हैं क्वार्क। इसमें 2 टाइप के होते हैं, अप क्वार्क और दूसरा डाउन क्वार्क। और भी टाइप्स के हैं, लेकिन हमसे जो मतलब, इसमें जो 3 बचे हुए हैं उसको मैंने अप और डाउन। जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन क्वार्क से मिलके बनता है, लेकिन वो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। ये इंफॉर्मेशन भी आप अपने दिमाग में ऐड करिए। प्रोटॉन, देखिए यहां पर 3 आ गया, ये तीनों स्टेबल है, ये भी क्वार्क है, ये भी क्वार्क है, ये भी क्वार्क है। तो प्रोटॉन कब बनेगा? जब 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क रहेगा, तो क्या बनाएगा? प्रोटॉन। अच्छा, अब अगला, न्यूट्रॉन कब बनेगा? न्यूट्रॉन तब बनेगा जब 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क मिलेगा, तो क्या बनेगा? तब न्यूट्रॉन बनेगा। ये सब क्या है, इसको आप समझते रहिए। अप अप और ये डाउन, ये भी अप अप डाउन, आप मतलब समझ रहे हैं। सॉरी, डाउन डाउन अप, डी फॉर डाउन, डी फॉर डाउन, यू फॉर अप। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन तब बनेगा जब 2 डाउन और 1 क्या, अप क्वार्क मिलेगा तब। कुल मिला के हम किसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? क्वार्क की। तो इस बात को आप अपने दिमाग में सही से ऐड कर लीजिए। प्रोटॉन तब बनेगा जब 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिलेगा तब। न्यूट्रॉन तब बनेगा जब 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क मिलेगा तब। अच्छा, तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन फर्दर टूट गया, किसमें? क्वार्क में। कौन से क्वार्क में? कहेंगे 2 अप क्वार्क में, 1 डाउन क्वार्क में। अच्छा, न्यूट्रॉन फर्दर टूट गया किसमें? क्वार्क में। किसमें? 2 डाउन में और 1 अप में। तो ये है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फर्दर डिवीजन। और इलेक्ट्रॉन का कोई डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल। इसका नो डिवीजन, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये फंडामेंटल पार्टिकल है। अच्छा, उसी में और इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ऐड करिए, फिर हम आगे आते हैं। अब क्या ऐड कर रहे हैं? इधर देखिए, यू मतलब अप क्वार्क। अच्छा, अप क्वार्क पर चार्ज कितना होता है? तो आप कहेंगे +2/3 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है आपको पता है? कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो कुल मिलाकर के जो अप क्वार्क है उसके ऊपर +2/3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, डी फॉर डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क पर कितना चार्ज होता है? तो डाउन, यहां पर माइनस साइन, -1/3 इलेक्ट्रॉन। अप पर इतना होता है, डाउन पर इतना होता है। तो अगर जब आपको चार्ज की वैल्यू प्रोटॉन पर निकालनी रहेगी तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है, आज से आप इसको याद रखेंगे। आपके ऊपर चार्ज प्लस का 2/3 ई, डाउन के ऊपर चार्ज माइनस का 1/3 ई। अच्छा,
अब मान लीजिए कोई आपसे कहे जरा प्रोटॉन पर चार्ज बताओ तो। अच्छा, प्रोटॉन किससे मिलकर बना है? तो आप कहेंगे दो अप से और एक डाउन से। ठीक है, अब बताइए एक अप पर कितना चार्ज होता है? तो आप कहेंगे प्लस का 2/3, इसका मतलब प्लस का 2/3। ठीक है, फिर दूसरे अप पे प्लस का 2/3। अच्छा, उसके बाद अगले वाले डाउन पर माइनस का 1/3। ये सब आपको पता है इलेक्ट्रॉन है। अब आप इसको आराम से सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं इसमें क्या आएगा। आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3, कुल मिला के यहाँ 4 - 1, कुल मिला करके हो गया 3/3। तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी आई? 1 प्रोटॉन। इसका मतलब ये वैल्यू किस में आई? तो आप कहेंगे ये पूरी की पूरी वैल्यू ना पॉजिटिव में आई। आपको ये पता है इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर भी होता है, केवल साइन का डिफरेंस रहता है बस। कुल मिला करके ये एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो प्रोटॉन पर वही पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन होता है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उसी का पॉजिटिव। तो ये बात आपको पता है, तो कहने का मतलब आप यहां से इसको समझ पा रहे हैं। अच्छा, फिर आगे चलिए। अब आगे क्या चलना है आपको? अब अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे अच्छा ऐसे न्यूट्रॉन के बताओ, तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। आइए देखते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज उसे होता नहीं। अब बताओ न्यूट्रॉन किससे मिलकर बनता है? आपको पता है दो डाउन और एक अप क्वार्क से। सही बात है, तो एक डाउन पर कितना होता है? -1/3। इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। फिर दूसरा यहाँ प्लस साइन, तो यहाँ पर -1/3। अरे भाई इसका -1/3, फिर ये प्लस साइन, फिर ये -1/3। अच्छा, फिर ये प्लस साइन। अब क्या हो गया? अब है 2/3 ई। आपको ये पता है कि सब ई। अब ये बात आपकी समझ में आ रही है। प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? आपको पता है ये हो जाएगा कुल मिलाकर के माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ऐड। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2/3 प्लस 2/3। आपको पता है ये सेम है तो कट गया, तो इसका आंसर कितना आया? आप कहेंगे 0 ई। मतलब अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो आपको ये पता भी है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है। आइए अब हम शुरू करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ध्यान से सुनना, अच्छा है, मजेदार है, समझ में आने वाला है। थोड़ा सा आपको और इंटरेस्टिंग इसमें बात मिलने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जैसी कोई चीज होती है, ये कब पता चला साइंटिस्टों को? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको ये पता है, क्या पता है? मान लीजिए कि मैंने इतना बड़ा एक एटम बनाया, इतना बड़ा होता नहीं जिससे आपको दिखे, इसीलिए मैं बना रहा हूं। इतना बड़ा मैंने क्या बनाया? एटम। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि एटम के पास क्या होते हैं। आपको पता है एटम के पास ये इसका न्यूक्लियस है। चलिए ये भी आप जान रहे हैं, न्यूक्लियस है। अच्छा, अब आपको ये पता है कि न्यूक्लियस के अंदर P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन। कुल मिला के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और आपको ये भी पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग और कुछ नहीं क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को, ये बात आप जानते हैं, प्रोटॉन और न्यूक्लियन की संख्या को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, अब इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। अब समस्या कैसे खड़ी हुई, कैसे ये ढूंढना पड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कोई चीज होती है। देखो, आपने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा तो आपको ये बताया गया, समझा दिया गया कि मास और मास के कारण अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है, आपने समझ लिया, ठीक है। बहुत देर बाद आपको एहसास हुआ, लेकिन फिर भी आपको एहसास हो गया कि जब ये मास और मास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो वो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये बात आपकी समझ में आती है, मतलब मास के कारण ग्रेविटेशन फोर्स। फिर इसके बाद आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ाया गया, वहां पर बताया गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो किसके कारण होता है? चार्ज के कारण होता है, ठीक है, आपने वहां भी समझ लिया, आपने कोई विरोध नहीं किया। अच्छा, आपको यह भी बताया गया कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है भैया, जो बता रहे हैं सब एकदम सही। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके कारण होता है? चार्ज के कारण। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैसे जनरेट हुआ, कैसे उसको खोजा गया, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। जब आपको बताया गया कि ये एटम है, बता दिया गया इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है? तो प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहते हैं। कभी कभी एक एक ही होता है और कभी कभी एक से ज्यादा होता है। तो समस्या जब एक से ज्यादा हुई तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक किया, और वो स्वाभाविक है क्लिक करना। आपको ये बताया गया कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सही बात है, प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, मतलब इस प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी मान लीजिए एक और प्रोटॉन इसी न्यूक्लियस में है तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है। कहने का मतलब, चलो न्यूट्रॉन को थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ भी दूं क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं, लेकिन जो यहाँ प्रोटॉन 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 जो ये सब है, इन सब के बीच में क्या है? इन सब के बीच में पॉजिटिव चार्ज है। और आपको ये बताया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में हाई रिपल्सन होता है। तो आपका दिमाग तुरंत खराब हो गया, इतने छोटे से न्यूक्लियस के बीच में सेम नेचर के चार्ज आखिर कैसे बधे हुए हैं? अरे भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में बहुत तगड़ा रिपल्सन है, इतना तगड़ा है कि वो इसके अंदर तो बंद होकर के नहीं रह सकते, वो इसको तोड़ करके निकल जाना चाहते हैं। तो क्वेश्चन खड़ा हुआ कि पहले आप हमको इधर उधर की बात मत बताओ, खाली हमको आप ये बताइए, अभी आप हमको बता रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है, और आप यहाँ पर चुप मार के पॉजिटिव, कई पॉजिटिव बैठा करके आप बैठे हुए हैं और इसका कुछ हो भी नहीं रहा है। तो ये कौन सी बात हुई? ये बात आपके शायद समझ में आ रही होगी। तो ये समस्या बड़ी थी। अच्छा, अब मान लीजिए ये समस्या बड़ी थी तो साइंटिस्ट उसका रीजन ढूंढना शुरू किए। उस समय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था नहीं, तो साइंटिस्ट उसका, जब वो उसको सोचने गए कि चलो ठीक है, इसको चार्ज के बेसिस पर डिफाइन करते हैं, तो चार्ज के बेसिस पर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वही तो लड़ाई शुरू हुई है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या है? रिपल्सन है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बता चुका है, तो उसको तो बिल्कुल नहीं, वो छुएंगे नहीं। चलो ठीक है, वहां नहीं किए। उसके बाद उनका दिमाग कुछ ठनका और फिर से वो ग्रेविटेशनल फोर्स के पास चले गए। मतलब वो मान लीजिए वो ये एक्सप्लेन करना चाहे कि प्रोटॉन के पास भी मास है, इस प्रोटॉन के पास भी मास है, इस प्रोटॉन के पास भी मास है, इस प्रोटॉन के पास भी मास है, और आपको पता है कि जिसके पास मास होता है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मान लीजिए मैं पल भर के लिए कहूं, अगर वो जरा सी हिम्मत भी करता आपके सामने बताने की कि भैया देखो, प्रोटॉन 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 सबके पास मास है ना? हाँ है। मास और मास के बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स लगता है ना? हाँ लगता है। तो वही अट्रैक्शन वाला इसको फोर्स बांधा है। लेकिन फिर से आपका दिमाग खराब हुआ। अरे भाई, मास और मास के कारण ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, ठीक है, हमने मान लिया,
इसका मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं क्या उसी के कारण ये बंधा हुआ है? क्या आप हमको एकदम बेवकूफ समझते हैं क्या? क्यों? अरे भाई आपने ही बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है, इतना गंदा फोर्स, इतना वीक फोर्स कि मतलब इसकी कोई पावर ही नहीं है। और यानी कि एक तो इतने छोटे छोटे प्रोटॉन ये भाला क्या एक दूसरे को बांधे रहेंगे, उसके कंपेयर में तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन ज्यादा तेज होता है। आप ही हमको उस दिन बता रहे थे कि ग्रेविटेशन फोर्स इतना वीक होता है, मतलब कि 10 की पावर 36 टाइम ग्रेविटेशन फोर्स, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स से इतना गुना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो ये रिपल्सन वाला ज्यादा हुआ, तो अगर वो वहां हल्का फुल्का लग भी रहा है और लग रहा है सही बात है, लेकिन इस रिपल्सन के आगे वो ग्रेविटेशन फोर्स काम करने वाला नहीं है। तो इसका तो अब ये भी एक मतलब हुआ कि अब ये भी रीजन नहीं माना जाएगा। तो अब एक बात फिर खोजते 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 साइंटिस्टों ने एक नई बात खोज के निकाली। अब वो बोले कि नहीं ग्रेविटेशन से सॉल्व होने वाला है, ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से सॉल्व होने वाला है। उन्होंने एक और फोर्स का इजाद किया। उन्होंने कहा भैया इसमें स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है, और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही ये आपस में ठीक से बंधे हुए हैं। जो न्यूक्लियस है, जो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो ये आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसमें स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है। अच्छा, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, अब इसको थोड़ा सा एक बार आप आराम से और समझने की कोशिश करो। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कैसे पिक्चर में आया, इसका रीजन क्या बताया गया, इसको आप फिर से एक बार ध्यान से सुनने की कोशिश करो। उसके लिए पहले मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं। पहले आप उस कहानी को ना एक बार अच्छे से सुनिएगा, तो आप एकदम समझ जाएंगे कि आखिर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स अपनी बात कैसे कह रहा है, कैसे कह रहा है। इसको मैं यहां बना देता हूं साइड में, यहां पर ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, ये आपका एटम है। चलिए अभी इसको ऐसे यहां पड़े रहने दीजिए। हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसका रीजन ढूंढने चल रहे हैं। किसका रीजन? अरे इसी का रीजन कि भैया ये पॉजिटिव पॉजिटिव सब एक साथ कैसे इकट्ठा बैठे हुए हैं, ऐसे क्या इनको ऐसा मंत्र मिल रहा है कि ये अंदर है, ये भाग नहीं रहे। इसका रीजन ध्यान से करना, इसका हम रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वही स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स बताता है। क्या? इसको ध्यान से सुनिए। सपोज करिए दो दोस्त हैं, चलिए हैं नंबर ए और बी, दो दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त थे। चलिए ठीक है, ये दोनों एक अच्छे खिलाड़ी, ठीक है मैच वैसे अच्छा खेलते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन किसी बात को लेकर के इन दोनों में बहुत तेज मनमुटाव हो गया, इनकी दोस्ती टूट गई। चलिए ठीक है, टूट गई, मतलब वास्तव में जितने पक्के दोस्त थे ये ठीक था, लेकिन अब इनके बीच में मनमुटाव हो गया। इसका मतलब अब ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, अब ये सब दूर दूर ही रहे। अच्छा, लेकिन एक बात कॉमन है, इन दोनों को बॉल खेलना बहुत पसंद है, लेकिन वैसे इनकी लड़ाई है, मतलब वैसे इनके बीच में रिपल्सन है। अब ऐसे ही आप समझिए, यहाँ प्रोटॉन 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 ये सारे दोस्त हैं, इनके बीच में भयंकर लड़ाई है। वो किसके कारण? सबके ऊपर पॉजिटिव 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 चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। तो इसका मतलब कि ये तो पास आएंगे नहीं, तो कहें जाएंगे कहाँ? दूर। लेकिन हमें
इनको पास पास लाना है। तो एक तरीका होता है कि आखिर वो ऐसी कोई कॉमन चीज खोज करके ले आओ जो इनको भी पसंद हो, इनको भी पसंद हो। अगर वो कॉमन चीज इनके बीच में रहेगी तो पक्का है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे। जैसे इनको अगर बॉल खेलना पसंद है, अगर ये बॉल मान लीजिए जो लोग फील्ड में खेल रहे हैं, अगर मान लीजिए कि ये बॉल इन्होंने इसको पकड़ाया, तो ये इनको पकड़ाया, ये इनको पकड़ाया, ये इनको पकड़ाया, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि बॉल खेलना इनको इतना पसंद है कि ये अपनी दोस्ती उस समय जो इनकी दुश्मनी हुई है उस समय वो उसको भूले नहीं है। लेकिन इनको बॉल खेलने वाला काम ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। इनको लग रहा है कि अभी अगर हमको बॉल खेलना है, कैच कैच हमको खेलना है, तो हमको एक आदमी को चाहिए, भले ही हमको इनको दोनों को देखने का मन ना कर रहा हो, लेकिन चलो कम से कम ये बॉल फेंकेंगे और मैं बॉल फेंकूंगा, ये फेंकेंगे मैं फेंकूंगा, कम से कम इसी बहाने हम लोग खेल लेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि इनके बीच में बॉल का एक ट्रांसफर हो रहा है। बॉल का एक क्या हो रहा है? ट्रांसफर। बॉल का ट्रांसफर हो रहा है, और वो ट्रांसफर होने की वजह से ही इनके बीच में जो लड़ाई है, जो मनमुटाव है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो डोमिनेट कर रहा है। मतलब बॉल जब तक आ जा रही है तब तक ये जो इनके बीच में मनमुटाव है, रिपल्सन है, वो उतना हावी नहीं है। तो सेम यही पॉइंट और सेम यही फैक्टर लेकर के स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स डिफाइन किया गया। इसमें कहा गया कि जो ये प्रोटॉन 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 जो ये सेम नेचर के हैं, जो इसमें सेम चार्ज जो है, इनके बीच में जो हाईली रिपल्सन जो फोर्स लग रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इनके बीच में एक पार्टिकल है, इनके बीच में जो पार्टिकल है, सब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, मतलब जो इसके अंदर बधा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, इनके अंदर कॉन्टिन्यूअस एक पार्टिकल का लगातार एक्सचेंज हो रहा है, और उस एक्सचेंज होने के कारण ये एक साथ बधे हुए हैं, और इसका कोई दूसरा रीजन नहीं है। तो अब कोई आपसे ये पूछे कि आखिर इस न्यूक्लियस के अंदर ये बधे क्यों हुए हैं, तो आप कहेंगे पार्टिकल एक्सचेंज के कारण। और ये बात आपके मन में धीरे धीरे अब बैठनी चाहिए क्या, कि हाँ ये बात सही है कि दो रिपल्सन वाले इंसान कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक साथ आ सकते हैं, ये बात पक्की। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इनके बीच में कुछ ट्रांसफर होता रहेगा तब इनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग रहेगी, और वही वाली जो बॉन्डिंग है वो इनको यहां पर इकट्ठा करके रखी हुई है। और वो वाली जो बॉन्डिंग है, जो इनके बीच में पार्टिकल का जो आपस में ट्रांसफर है, वो इतना मजबूत है कि उसके आगे जो इनके बीच में जो रिपल्सन लग रहा है वो किसी काम का नहीं। मतलब वो बहुत हाई है, वो इतना ज्यादा, कहने का मतलब जब ये बॉल खेलना स्टार्ट कर रहे हैं तो गेम इनको इतना पसंद है कि कुछ के लिए, यानी कि इनका जो रिपल्सन है वो ये भूल गए हैं। तो एक बात अब आपके दिमाग में हमेशा बैठ जानी चाहिए, अगर इस प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 के बीच में जो भी ये बॉन्डिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ इनमें आपस में एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल है। एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल ही एक ऐसा जरिया है जिसके सहारे ये आपस में बधे हुए हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। इसी को नाम दिया गया स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये नया टाइप का फोर्स था, तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इसके कारण आया, तो आप कहेंगे एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल। ये बात अभी मैं आपको सीक्वेंस से भी कहूंगा, आप घबराइए नहीं।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक नया फोर्स जो पिक्चर में पहचाना गया, जो नेचर में पहचाना गया, वो इसके कारण कि एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल के कारण, ये सब एक के साथ है। तो जब ये एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल के साथ कारण ही ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब फिर पीछे जाया गया। जो भी आप पढ़ते थे कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके कारण लग रहा है, तो आपको बताया गया कि वो फोटॉन के ट्रांसफर के कारण। तो वहां पर तब वो जब ये रिसर्च हो गई, तब उसके बाद पीछे गए। तो वहां बताया गया कि जो चार्ज और चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो फोटॉन के एक्सचेंज के कारण। फिर उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स में गए कि वहां पर इनके दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, किसके एक्सचेंज के कारण, तो वहां बताया गया ग्रेविटॉन पार्टिकल की। पहले जो शुरुआत हुई थी एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल की, वो यहीं से हुई थी, और फिर बैक में जाकर के फिर उसको हल्का से ठीक से करेक्ट किया गया। तो ये कहा गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब बात आती है कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटॉन पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फोटॉन, वैसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या, एक्सचेंज ऑफ पाई मेंसान पार्टिकल। पाई मेंसान पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, ये सब आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये वाला फोर्स, ये फोर्स बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये हर जगह काम नहीं करता, मतलब ऐसे नहीं कि कहीं दूरी पर, ये केवल न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है। और न्यूक्लियस का जो वो माना गया है, वो माना गया है उसकी साइज 10⁻⁻15 मीटर, यानी। तो आइए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में हम कुछ और बात देखते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके किसके बीच में लगता है, तो आप कहेंगे कि जो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन। तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। अच्छा, और ये भी एक बात आप जान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जितना लगता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जितना लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जितना लगता है, वो सब इक्वल होता है। मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जितना फोर्स लगेगा, मान लीजिए मैंने कहा कि 10 न्यूटन लगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी 10 न्यूटन का लगेगा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अच्छा, अब ये इसकी साइज कितनी है, तो आप कहेंगे 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा, अगर आप साइज इससे बढ़ाएंगे तब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करने वाला नहीं है, इसीलिए कहा गया ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत दूर तक नहीं, एकदम जो न्यूक्लियस की साइज है उसी के अंदर लगता है। अच्छा, और कितना इसको हम पास ले आ सकते हैं, तो आप कहेंगे 0.5 फर्मी, 0.5 फर्मी। तो कहने का मतलब इतना हम ले आ सकते हैं। अच्छा, अगर हम इससे, फर्मी आपको पता है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, अगर हम 0.5 फर्मी से क्या करेंगे, अगर हम इसको कम करेंगे और इसकी डिस्टेंस कम कर देंगे, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की एक खास बात ये भी है, तब अगर हम इससे कम करेंगे तब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सन जैसा काम करने लगेगा। कैसा काम करेगा, वो रिपल्सन करने लगेगा आपको। अगर आप 10⁻⁻15 के बाहर लेंथ ले जाते हैं, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करने वाला नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। अच्छा, अब 10 की, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये सेपरेशन, ये वाली सेपरेशन मान लीजिए 10⁻⁻15 मीटर है, और 10⁻⁻15 इक्वल टू 1 फर्मी होता है, ये आप जानते हैं।
अच्छा, मान लीजिए मैं कहूं कि ये 10⁻⁻15 मीटर है, 10⁻⁻15 मीटर, यहां पर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। अच्छा, मान लीजिए यहां से मैं किसी पार्टिकल को यहां ले गया, अब नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला कितना है, 10⁻⁻15 मीटर, तो यहां पर लगेगा, यहां से यहां ले गए, लगने वाला नहीं है। अच्छा, फिर से सुनिए, यहां पर लगेगा, अगर यहां ले गए तब भी लगेगा, यहां ले गए तब भी लगेगा। अगर इसका आधा कर दीजिए, ये तो 1 फर्मी हो गया, तो ये इसका आधा कितना हो गया, 0.5 फर्मी, यहां तक लगेगा, मतलब इसके और इसके बीच में लगेगा। लेकिन अगर हम इससे भी और करीब लेकर के आएंगे तब ये रिपल्सन वाला काम करने लगेगा, तब ये रिपल्सन वाला काम करने लगेगा। तो कुल मिलाकर के स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन वाला भी काम करता है और रिपल्सन वाला भी काम करता है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। अच्छा, अब इस बात को और आगे समझिए, इधर देखिएगा, देखिए अब मैं बोर्ड पर ना बनाने चल रहा हूं क्या, तो मैं बनाऊंगा सिर्फ न्यूक्लियस, थोड़ा बड़ा बनाता हूं जिसे थोड़ा आपको और समझ में आए। मैंने बोर्ड पर एक, ये समझ लीजिए न्यूक्लियस है, अब मैं और पार्ट इसका नहीं बना रहा हूं। चलिए, ये न्यूक्लियस है। अब आपको पता है न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, ऐसे होता है, ये बात आपको पता है। अच्छा, अब ध्यान सुनिएगा, चलिए मैं सब लेकर के नहीं, चलिए केवल मैं दो दो रखता हूं बस। मान लीजिए मैंने यहां पर एक प्रोटॉन रखा और यहां पर मान लीजिए मैंने एक प्रोटॉन रखा, ये न्यूट्रॉन हो गया और मान लीजिए ये न्यूट्रॉन हो गया। ठीक, अब आपको ये भी अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन पार्ट में टूट सकता है, मैं अब उसको ऐसे लिख रहा हूं, क्या, प्रोटॉन दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, हटा दिया पी को, मतलब ये प्रोटॉन, ये बात आपको समझ में आ रही है। फिर से ये न्यूट्रॉन है, मतलब दो डाउन और एक अप, ये क्या है, न्यूट्रॉन। फिर से सुनिए, ये वाला क्या है, दो डाउन और एक अप, ये क्या है, न्यूट्रॉन। अच्छा, मैंने इसको भी हटा दिया, ये क्या है, दो अप और एक डाउन, ये क्या है, प्रोटॉन। मैंने क्या बनाया है, न्यूक्लियस। बाकी ये इसका और भी स्ट्रक्चर है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं केवल इसकी स्टडी कर रहा हूं बस, क्योंकि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इसी में। अब ध्यान से सुनना, इधर देखिए, जो प्रोटॉन है वो टूट सकता है 3 क्वार्क में, दो अप एक डाउन, मतलब ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। प्रोटॉन को बेचारे को एक काम पहले और करना है, क्या, पहले तो तुम खुद बन जाओ। वो खुद कब बनेगा, जब उसके पास, जब वो अपने पास दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को अपने साथ पकड़ा रहेगा, तभी वो प्रोटॉन कहाएगा। तो इसका मतलब पहले भैया प्रोटॉन, आप एक काम करो, पहले तुम अपने आप को इकट्ठा कर लो, ठीक है ना। वैसे ही न्यूट्रॉन, पहले आप अपने आप को इकट्ठा कर लीजिए, पहले आप अपना दो डाउन क्वार्क और एक अप पहले ले आइए, पहले आप उसको इकट्ठा हो जाइए, तभी आपकी आइडेंटिटी रहेगी, आप न्यूट्रॉन हो। आपके पास दो अप रहेगा, आपके पास एक क्या रहेगा, डाउन, तो आप कहेंगे आप प्रोटॉन हो, ऐसे। अच्छा, अब बात ये आती है कि ये अप अप डाउन ये सब क्या है, क्वार्क है, तो ये क्वार्क ये सब अपना अलग अलग है, ये क्वार्क आपस में बंधे हुए हैं, ये क्वार्क आपस में बंधे हुए हैं, आपस में बंधे हुए हैं, तभी तो ये प्रोटॉन कहे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये आपस में क्यों बंधे हैं, फिर आप वही थ्योरी लगाइए, क्योंकि यहां पर कोई पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो मतलब क्वार्क के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है, क्वार्क क्वार्क के बीच में, मतलब इसमें आपस में सब एक दूसरे से ट्रांसफर करते हैं, क्वार्क के बीच में आपस में जो पार्टिकल का ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग बुलियंस बोलते हैं।
ग्लूयांस, ग्लूयांस का एक्सचेंज हो रहा है। बहुत ध्यान सुनना, क्वार्क आपस में कुछ एक्सचेंज करके पहले वो इकट्ठा हो रहे हैं, तब वो प्रोटॉन बना रहे हैं। तो ये जो आपस में इकट्ठा किसके कारण है, तो इकट्ठा इसके कारण है। अब आपको एक थ्योरी मिल गई है, किसी चीज का एक्सचेंज होता है, तो जब क्वार्क और क्वार्क के बीच में एक्सचेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूयांस, ग्लूयांस, ये ग्लूयांस। अच्छा, फिर वही बात है, अब यहां भी क्वार्क 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 है, अब इनके बीच में भी ये आपस में बंधे हुए हैं, जब क्वार्क और क्वार्क के बीच में रहता है तो यहां भी क्या, ग्लूयांस, 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 ग्लूयांस पार्ट, ऐसे यहां भी ग्लूयांस, ऐसे यहां भी ग्लूयांस। अच्छा, अब कुल मिला के ग्लूयांस के एक्सचेंज के कारण ये प्रोटॉन बना, ग्लूयांस के चेन के कारण ये न्यूट्रॉन बना, ये भी ग्लूयांस के चेन के कारण ये भी ग्लूयांस की। अब इनकी अपनी एक आइडेंटिटी हो गई, अभी पूरा मिलकर के क्या बन गए, प्रोटॉन, क्या बन गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, अब प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, अब इनके बीच में भाई, अब ये भी तो आपस में बंधे हुए हैं उसी न्यूक्लियस के अंदर। अब इनके बीच में जो पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे पाई मेंसान। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, मतलब किसमें किसमें क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन, मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्रोटॉन प्रोटॉन, या मैं कहूं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या मैं कहूं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये भी आपस में बंधे हुए हैं सब एक दूसरे से। तो यहां पर किसका एक्सचेंज हो रहा है, तो आप कहेंगे पाई मेंसान पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है। ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अच्छा, जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है वो चारों फंडामेंटल में सबसे स्ट्रांग होता है, सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल फोर्स यही होता है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। इतना स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स किसके बेसिस पर डिफाइन किया गया है, आप कहेंगे कि एक्सचेंज थ्योरी पर। ये जो एक दूसरे से बंधा हुआ है वो एक्सचेंज थ्योरी पर आराम से डिफाइन किया गया है। अच्छा, तो ये था आपका ऑल अबाउट स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। अभी मैं इसको ऐसे फिर से पूरी बात यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, जो मैंने आपको समझाया वही लिखा है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की डिफिनीशन, द स्ट्रांग अट्रैक्टिव, ये बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स होता है और कभी कभी रिपल्सिव हो जाता है, ये आपको मैंने बताया था। तो बेसिकली हम यहाँ इसको अट्रैक्टिव से ही देखेंगे। द स्ट्रांग attractive force which bind together the proton and neutrons in nucleus is called strong nuclear force। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहला जैसे इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, उसकी क्या है रेंज, 10⁻⁻15 मीटर। दूसरा, इट इज बेसिकली अट्रैक्टिव बट समटाइम ये क्या हो जाती है, रिपल व्हेन डिस्टेंस लेस देन 0.5 फर्मी, ये भी आपको समझाया गया। अब जैसे आप वहां पर सेंट्रल और कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ते थे, तो यहाँ पर इट इज नॉन सेंट्रल, इसमें सेंट्रल और उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव, ना ये कंजर्वेटिव भी नहीं है और ये सेंट्रल फोर्स भी नहीं है। अच्छा, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट एंड आल्सो मास इंडिपेंडेंट। देखिए, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स की थ्योरी मास पे दी जाती थी, तो यानी कि मास के कारण उस पर फोर्स लगता था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला चार्ज के कारण उस पर फोर्स लगता था। लेकिन यहाँ पर चार्ज और मास के कारण कोई फोर्स नहीं बताया जा रहा है, ये अलग कोई थ्योरी बता रहा है कि जिसमें पार्टिकल का एक्सचेंज होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये चार्ज और मास इंडिपेंडेंट है, मतलब इसके कारण ये वाला फोर्स नहीं लगता है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक फोर्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ
पाई मेसांस पार्टिकल, जैसे एग्जांपल प्रोटॉन प्रोटॉन, अरे भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसका मतलब कि वो प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 को आपस में बांधे रहता है, तो कहने का मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ये सब आपस में बंधे नहीं हुए हैं, तो इनके बीच में कौन से पार्टिकल का ट्रांसफर बराबर होता रहता है, ये बात आपको समझाई थी, तो ये पाई मेसांस के कारण। अच्छा, फाइनल और लास्ट, आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने हैं, तो क्वार्क भी आपस में बंधे रहते हैं तभी प्रोटॉन बनाते हैं, और न्यूट्रॉन वाले क्वार्क आपस में बंधे रहते हैं तभी वो न्यूट्रॉन बनाते हैं, तो उनके बीच में किसका एक्सचेंज होता रहता है, तो क्वार्क्स बाइंड टुगेदर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ ग्लूऑन्स, और ग्लूऑन्स मासलेस होता है। तो ये था आपका आज अबाउट स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। थैंक यू।